एग्जाम्पल ऑफ peroxy linkage. Na2O2, BaO2, SrO2, H3PO5, H2SO5, H2S2O8. देखो, these are the some examples of peroxy linkage. यहाँ पर कुछ peroxy linkage है. अब क्वेश्चन होता है सर क्या हमें देख के कुछ आइडिया मिल सकता है peroxy linkage कहाँ पे होगी? Yes, we have some basic idea about the peroxy linkage. कुछ केसेस में याद रखना है, कुछ केसेस में हमें बेसिक आइडिया मिलेगा. अब तुम यदि फॉर्मूले से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने जाओगे, सो हाइड्रोजन का होता है 2 टाइम्स ऑफ +1, सल्फर 2 टाइम्स ऑफ x, ऑक्सीजन 8 टाइम्स ऑफ -2. यदि मैं नॉर्मल ऑक्सीजन कंसीडर करूंगा तो सो इसका x का वैल्यू आता है +7. तो उस सिनेरियो में x का वैल्यू +7 आ रहा है. अब यदि x का वैल्यू +7 आ रहा है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, ये तो इनर शेल हो गए, 3s2 3p4. इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 7 कैसे लूज कर दिए? +7 तो फिजिबल ही नहीं है इसका. सो काफी केसेस में जहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है उससे भी ज्यादा आ जाता है, तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है. सारे ऑक्सीजन -2 में नहीं रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन -1 में भी हो सकते हैं. क्लियर? सो पेरोक्सी लिंकेज का एक रफ आइडिया हमें ऐसे मिल जाता है. यदि तुम इसको -2 में लोगे, बेरियम +4 आएगा. बेरियम तो कभी +4 होता ही नहीं है. अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन +2 फॉर्म. क्लियर? सो ये एक रफ आइडिया हमें मिलता है ऐसे. चलो बाकी फिर कुछ एग्जांपल्स है जो हमें ध्यान ही रखने, उसमें ऑक्सीजन किसमें कितना है. मैं सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. ये एक आयोनिक कंपाउंड है, Na+ सेपरेट हो जाएगा और 2-. सो इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट केस. सेकंड केस, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, Ba2+ सेपरेट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन -1. सिमिलरली SrO2 भी हो जाएगा, Sr2+ O2- -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब आते हैं H3PO5 पर. क्या H3PO5 के सारे ऑक्सीजन पेरोक्सी लिंकेज में? फोर्थ केस, फास्फोरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन. बाय चांस यदि ये H3PO4 होता और 2 फास्फोरिक एसिड होता तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और OH 3 आ जाते H3PO4. बट 5 है, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये पेरोक्सी लिंकेज में कन्वर्ट हो गया है. सो सारे ऑक्सीजन नॉर्मल है, -2, बट दिस इज पेरोक्सी लिंकेज, ये -1 हो गए. क्लियर? इज दैट ओके? Yes.
So H3PO5 1 peroxyl linkage, everything is normal, phosphorus is in +5, फॉर्मूले से जाओगे ऑक्सीजन को -2 लोगे तो शायद तुम्हारा ये आ जाएगा +7, तो यार +7 फॉस्फोरस का विजिबल ही नहीं है, और फॉस्फोरस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है 5, so +7 is not visible. Fifth, H2SO5, H2SO4 में सिर्फ ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें एक ऑक्सीजन बीच में और जोड़ दो, ये पेरोक्सिल लिंकेज, एवरीथिंग इज नॉर्मल, -2 -2 ओनली एक्सेप्ट दिस पेरोक्सिल लिंकेज. सल्फर +6, सल्फर H2SO4 में भी +6, H2SO5 में भी +6, सल्फर +6 से ज्यादा फिजिबल ही नहीं है. क्या इतना क्लियर है? यस सर. सर एक डाउट है बोलो. सर, जैसे सल्फर और फास्फोरस सेंटर में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वैसे सोडियम भी तो सेंटर में बना के ऑक्सीजन को कॉर्नर पे रख सकता है फर्स्ट वाली केस में. देखो अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, डेफिनेटली वी हैव सम लॉजिक्स अबाउट दिस स्ट्रक्चर, बट एज ऑफ नाउ यू नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. इन केस ऑफ H3PO5 फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. मतलब ऐसा ही होता है, नेचर में देखा गया है. स्ट्रक्चर इज बेसिकली फैक्चुअल थिंग, कैसे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. पता है जितने भी स्ट्रक्चर है ना, ये मैं डायरेक्ट या कोई भी साइंटिस्ट ने डायरेक्ट ड्रॉ नहीं किए. सबसे पहले तो नेचर में ऑब्जर्व किया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसको ऑन पेपर रखा गया. हाँ, फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर थे. अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 100,000 स्ट्रक्चर है, क्या 1000 स्ट्रक्चर हम याद रखें? तो फिर उसके कुछ लॉजिक्स बना दिए गए कि जब ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा. बाकी सबसे पहले जितने भी स्ट्रक्चर है नेचर में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए गए, फिर ऑन पेपर रखा गया है. केमिस्ट्री में यदि हम बात करेंगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पहले फैक्चुअल थिंग ऑब्जर्व की गई कि ऐसा होता है, फिर ऑन पेपर रखा गया है. कि मैथ्स और फिजिक्स में होता ये है कि पहले हम है ना मतलब कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कैलकुलेशन, उसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन फॉर एवरीथिंग. हमारे पास कुछ लॉज हैं, रूल्स हैं, रिलेशंस हैं, बट केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है. केमिस्ट्री बायो इज बेसिकली फैक्चुअल थिंग. इज दैट ओके? यस सर. H2SO, H2S2O8, except this two oxygen, everything is normal. ये दो ऑक्सीजन पेरोक्सिल लिंकेज में इन्वॉल्व है. तो इसलिए काफी कुछ पेरोक्सी के एग्जांपल में बता ही रहा हूं, और इसके अलावा कि कुछ और भी आएंगे आगे तो फिर मैं बता दूंगा जब जैसे क्वेश्चन में आएगा. तो ऑलमोस्ट सारे पेरोक्सी के एग्जांपल हमें देखना ही है. 7CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड. क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में 3s 3d4s की बात करेंगे ना, इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन. फॉर्मूला से जाओगे 5 to the 10 +10 आ रहा है, +10 तो फिजिबल ही नहीं है, तो +10 की जगह मैक्सिमम +6 हो सकता है. तो 4 ऑक्सीजन होंगे जो -2 के बजाय -1 में होंगे. इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस पे में. This is called butterfly structure. Clear? Arnav, Achal, Jayvardhan? Yes, sir. Yes, sir. सर इसमें दो पेरोक्सिल लिंकेज है क्या? इसमें 2 पेरोक्सिल लिंकेज है. आज मैथ्स की सेकंड क्लास है ना तुम्हारी? जीडीएम सर की पहले क्लास हुई है नहीं हुई इसके पहले? हुई है सर. Yes, sir. हो गई है? Yes, sir. ठीक है. कैसी रही क्लास वो? सर अच्छी लगी. सर अच्छी लगी सर. He is like a very good teacher. काफी अच्छा उनका फीडबैक वगैरह था, और बच्चों से जो कनेक्ट होने की एबिलिटी है
वो भी काफी अच्छा है, मतलब स्मूथली जाते हैं। सर हाँ सर आप एक बार वो क्रोमियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं, एक बार लिख के? -1 -1 -1 -1 -2। इस क्रोमियम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, राइट। क्लियर? यस यस। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कुछ बटरफ्लाई जैसा लगता है, दिखता है। तुम देखोगे बीच में क्रोमियम, उसके कुछ विंग्स दिख रहे हैं, और जस्ट एक ऊपर होता है बटरफ्लाई के ऊपर कुछ ऐसा। हेड होता है। यस सर। redox reaction. Anyone can explain what is redox reaction? क्या होता है redox? सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों जिस रिएक्शन में होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, write down. Oxidation and reduction reaction simultaneously called redox reaction. Redox, reduction, oxidation का combination. Oxidation and reduction reaction simultaneously called redox reaction. क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन बोला। क्या मुझे ये बताओ, इज इट फिजिबल टू हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन? सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं बट नोबडी इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा फिजिबल है क्या? नो सर। नो। When I am losing electron, definitely someone will gain electron. If someone gains electron, definitely someone is losing electron. So loss or gain of electron तो एक साथ होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। Yes, it may be possible you can perform oxidation reaction and reduction reaction in separate vessel, और वहां से उसको इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दें कि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इलेक्ट्रिक वायर से दूसरे वेसल में आ जाए। ये पॉसिबल है, बट होंगी साथ में ही। Not necessarily in a same vessel, but they must occur simultaneously. Clear? Is that okay? Yes, sir. क्या लिखा था तुमने अभी? डेफिनेशन लिखी थी ना रेडॉक्स रिएक्शन की? Yes, sir. Simultaneously called redox reaction, and they always occur. And they always occur simultaneously, maybe in the same vessel or different vessel. And they always occur simultaneously, maybe in the same vessel or different vessel. They always occur simultaneously, maybe in the same vessel or different vessel, right?
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, हमने कंसंट्रेशन टर्म कर ली है ना एक बार के? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। और दूसरों को ऑक्सीडाइज किसे करेगा? उससे इलेक्ट्रॉन को कब रिमूव करवाएगा? जब वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। So they themselves can undergo reduction change and they can oxidize others. Oxidizing agent or oxidant both are same. They can oxidize others and themselves can undergo reduction change. Example O2, O3, Cl2. Generally non-metals are oxidizing agent. वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे नॉन मेटल। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या इतना क्लियर है? लीजा, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अनिरुद्ध, reducing agent और reductant, चलो reducing agent और reductant की डेफिनेशन क्या होगी? एनीवन? ईशान, क्या होगी डेफिनेशन? हाँ बोलो स्मिता। A substance that reduces others but is oxidized itself. Okay. Manoli and Siddhi Suryavanshi, please enter with your serial number, otherwise absent लग जाएगी तुम लोगों की। They can reduce others and themselves can undergo oxidation change. और कौन ऑक्सीडाइज होंगे? मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, एल्यूमिनियम। जितने भी डेफिनेशन हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिखे थे ना, वो सारे डेफिनेशन को हम एक ही डेफिनेशन में मर्ज कर देते हैं। यदि हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है, प्रेडिक्ट करना आता है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो सिर्फ एक सिंपल सा डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, जिसमें सारे डेफिनेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे। जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे स्टार्ट किया था वहां पे लिखे थे 5-6 डेफिनेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट is called oxidation change. So oxidation change कब होगा? जब oxidation state increase होगा। Second, reduction. Decrease in oxidation state is called reduction change. जब भी oxidation state increase हो रहा है oxidation, oxidation state decrease हो रहा है reduction. Decrease in oxidation state is called reduction. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Find which of the following is redox change and also
determine ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तुम्हें क्या बताना है, जो भी एग्जांपल लिख रहा हूं उसमें से कौन सा रिडॉक्स चेंज है। यदि रिडॉक्स चेंज है तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले ये बताओ इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है, और फिर उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। प्रणव, प्रथमेश, प्राप्ति, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है बताओ। फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द सब्सटेंस। मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताता हूं तुम्हें, बोर्ड पे देखना ना। Ag+1 नाइट्रोजन +5 -2 +1 -1 +1 -1 +1 +5 -2। क्या किसी भी सब्सटेंस का
ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या ए ऑप्शन में? No, sir. क्या किसी को इसमें डाउट है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी का कैसे लिखा है? तो वो पूछ लो। नो नो सर। सर वो Ag का कैसे लिखा आपने? ये एक आयोनिक कंपाउंड है Ag प्लस नाइट्रेट आयन। सो पहले तो ये सेपरेट हो जाएगा Ag प्लस और नाइट्रेट आयन। क्लियर? तो Ag प्लस 1 ऑलरेडी चार्ज ऑन द आयन, ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे +5 into 3 times of -2 -6 +5 -1 नेट चार्ज। अभी क्लियर है? सर वो Ag का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स रहता है या वेरिएबल? जनरली तो फिक्स ही रहता है +1, बट हमें ये भी पता होना चाहिए नाइट्रेट NO3 माइनस आयन, तो Ag पे +1, जनरली सिल्वर का फिक्स होता है +1। बहुत ही रेयर केसेस हैं जहां पे वो +2 +3 शो करता है। ठीक है? यस सर। किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड पे आते हैं। अब आर्सेनिक एंड सल्फर बोथ कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सल्फर कैन हैव वैलेंसी 2, इट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये सल्फाइड है -2, आर्सेनिक हो जाएगा +3 into 2 +6 -2 into 3 -6। तो कभी कभी थोड़ा सा हमें वैलेंसी चेक करके किसमें कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए तो वैसे भी पता करना पड़ता है, बट ये कंपाउंड हम इतने बार यूज करेंगे सिलेबस में कि तुम्हें धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, राइट? अब मैं सिर्फ उसका लिख रहा हूं जिसका चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहे हैं, +5 +6 +4, तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन आ गया है। आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहा है, सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है, सो दिस इज अ रिडॉक्स चेंज। सी ऑप्शन 0 +1 -3, दिस इज आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें NaOH में किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है, Na +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीजन -2, सो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं ना इस केस में वो चेंज हो रहा है फॉस्फोरस। क्लियर? तो अब तुम एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो, सर यदि फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई तो रेड्यूस होगा। फॉस्फोरस 0 से +1 ये ऑक्सीडेशन हो रहा है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस 0 से -3 रिडक्शन भी फॉस्फोरस का हो रहा है। सो वी कैन हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन, फॉस्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो कुछ एटम्स और फॉस्फोरस के कुछ एटम रिड्यूस हो, इसे वैसे कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे एक ही एलिमेंट के एटम्स ऑक्सीडाइज भी होते हैं रिड्यूस भी होते हैं। और भी क्लियर इतना पार्ट? यस सर। बेरियम +2, नाइट्रोजन अब जैसे तुम नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन पता है जहां भी होगा नाइट्रोजन +5, तो हमें धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी कि आयंस और मॉलिक्यूल में नाइट्रेट है तो चेंज तो नहीं होगा, +6 +2 +6 +5 किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है, so this is not a redox reaction. So B and C options are redox reaction. Multiple correct है। Is there any doubt? क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? देखो आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, ये सब्सटेंस में दो एलिमेंट है और दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। जो ऑक्सीडाइज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। HNO3 नाइट्रोजन +5 से +4, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इतना क्लियर है? सर यस।
सर हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर मतलब ऐसे एलिमेंट करके बोलेंगे या फिर ऐसे होल कंपाउंड बोलेंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइज? हाँ, पूरा कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HNO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट, नाइट्रोजन फ्रॉम HNO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब HNO3 बोला जाता है, पूरा कंपाउंड को ही बोला जाता है इन जनरल। ठीक है, यस। यहाँ पर फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों यही है, इसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लिख लो, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Reaction in which both oxidation and reduction reaction in which both oxidation and reduction reaction takes place for atoms from the same element. एक ही एलिमेंट के एटम ऑक्सीडाइज भी हो, एक ही एलिमेंट के एटम रिड्यूस भी हो। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं चाहो तो, H2O2 giving H2O plus O2, ऑक्सीजन -1 से -2 और 0 दोनों में जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी ऑक्सीजन हो रहा है, रिड्यूस भी ऑक्सीजन हो रहा है। क्लियर? ईशानी, जयवर्धन, कौशिकी? Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे। Balancing of redox reaction, which is effectively last heading of this chapter. क्लियर? इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नो डाउट हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हमें चैप्टर करना तो है ही खत्म, साथ में अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हमें करते जाना है। सर आपने जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया था वो आपने डिस्कस कर लिया है क्या? क्या दिया था? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2 का। करो बात। तो डिस्कस कर लें पहले, बोलो। यस सर। चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर। एक्सरसाइज 3, पार्ट 1 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, पार्ट 2 भी? यस। यस। doubts from exercise 3 part 1. You can type your doubts in chat box fast. Exercise 3 part 1.
Exercise 3 part 1. Question number 7. Formation of a polythene from calcium carbide takes place as follow. The amount of polyethylene possibly obtained from 64 kg of CaC2. चलो एक काम करो. सर ये आप कौन से एक्सरसाइज का बोल? Sorry, मैं exercise 2 पढ़ रहा हूँ. Exercise 3. Sorry. Exercise 3, 7 question. देखो यहां पर हमें कुछ एक स्टॉक सॉल्यूशन दे रखा है. 29.2 weight by weight percentage HCl density is given. इसका हमें फाइनल वॉल्यूम मोलारिटी HCl की इतनी मिलनी है. क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन. इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है टू गेट सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन. Initial weight of HCl equal to final weight of HCl. This is the final situation. This is initial situation. दोनों पे weight of HCl कैलकुलेट करो और इक्वेट कर दो. Weight of HCl assume करो इसका वॉल्यूम तुमने V लिया है. Density 1.25 ग्राम पर ml. So वॉल्यूम in ml, density ग्राम पर ml, ये ग्राम में आ गया. उसका कितना परसेंटेज है? 29.2%. So this is the weight of HCl you are using initially. Is that okay? क्या इतना हमें समझ में आता है? अंदाज इसमें final weight of HCl volume 0.2 liter, molarity 0.4, number of moles आ गए into molar weight 36.5. So volume into molarity, final moles of HCl into molar weight. Initial weight, final weight इक्वेट कर दो, v के लिए सॉल्व कर दो. क्लियर? Yes, sir. सर इसको फॉर्मूले से भी कर सकते. सॉरी सर इसमें इसको फॉर्मूले से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं. m1v1 = m2v2. यार फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला फिर से बोल. सर पहले मोलारिटी फाइंड कर लेंगे, फिर m1v1 = m2v2 लगा देंगे. तो तू सोच, पहले तो इससे मोलारिटी निकालेगा और फिर इक्वेट करेगा. तो बेटर नहीं कि मैंने इसी को इंटरप्रेट करके इक्वेट कर दिया. समझ में आया? पता है मोलारिटी के लिए तू क्या करता? तू करता मोलारिटी के लिए वेट दे रखा है 29.2 ग्राम, उसको मोलार वेट से डिवाइड करता. मोलार वेट से डिवाइड करने के बाद मोल्स निकालता, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करता. सो वो आंसर तो उससे भी आएगा, बट दैट इज नॉट प्रिफर्ड. मतलब यदि मुझे डायरेक्ट वेट यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, दोनों को इक्वेट किया. ठीक है सर वो मोलारिटी की एक इक्वेशन मतलब वो फॉर्मूला है ना 10 into डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो weight by और weight वेट percentage. परसेंट अपन मोलार मास. कर सकते हो, बट जनरली मैं तो एडवाइस नहीं करता हूं कि वो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि इवन मुझे आज तक याद नहीं. यदि तुम क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रेट कर पाओगे, सारे बुक्स में दे रखा है. इवन शायद तुम्हें मुकेश सर ने भी बताया था फॉर्मूला, राइट? Yes. मुकेश सर ने पढ़ाया था ना तुम्हें फॉर्मूला? Yes, sir.
तो मुझे आज तक याद नहीं है, और क्यों याद नहीं किया मैंने ये भी बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं लॉजिकल सोचने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। मतलब मुझे ये कंसंट्रेशन टर्म दी है, मोलारिटी निकालना है, वो फॉर्मूला में यदि मैंने कुछ भी गलत याद रख लिया तो शायद मैं गलत कर दूंगा, बट लॉजिकली यदि मैं सही जाऊंगा तो क्वेश्चन में कैसे भी ट्विस्ट किया हो मैं उसको बेटर वे में कर पाऊंगा। तो मैंने नाउ फॉर्मूला आज तक याद किया है, और मैंने इतने 10-11 सालों में तो मैंने कभी बच्चों को बताया नहीं कि फॉर्मूला याद करते हैं। मतलब बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट मेरा थोड़ा सा अप्रोच इस तरीके से रहा है। मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे भी नहीं याद किया था और ना कभी याद करवाया है, तो सब हर टीचर का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है, मेरा ऐसा है। तो मैं याद है तो अच्छी बात है, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो जो तुम कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कैलकुलेशन में। सर यस सर जब वो एक दो फॉर्मूलेज रहते हैं, एक डाइल्यूशन के लिए एक मिक्सिंग के लिए, डाइल्यूशन का m1v1 इक्वल टू m2v2 और एक मिक्सिंग का m1v1 प्लस m2v2 बाय v1 प्लस v2, सर तो फिर वो क्वेश्चन में कैसे डिफरेंशिएट होता है वो मुझे नहीं समझ में आता, मतलब कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मतलब मैं तो दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज करूंगा, डाइल्यूशन हो मिक्सिंग हो, m एवरेज m1v1 m2v2 अप टू लास्ट अपॉन v1 प्लस v2 अप टू लास्ट। अब तो बोला सिर्फ डाइल्यूशन किया है, सिर्फ वाटर ऐड किया है, तो उसमें m2 0, तो ये 0 हो गया। तो मैं तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखूंगा, चाहे वो डाइल्यूशन हो चाहे मिक्सिंग हो। हाँ मिक्सिंग सेम सॉल्यूट होने चाहिए ना, दोनों अलग अलग सॉल्यूट हुए तो मैं कैसे उनका m एवरेज निकालूंगा, राइट? यस सर। सर मुझे वो पूछना है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है डाइल्यूशन और मिक्सिंग के क्वेश्चन, वो नहीं समझता मैं। फर्स्ट केस 90 ml 0.1 molar NaCl is added with 120 ml 0.2 molar NaCl. B case 90 ml 0.1 molar NaCl is added with 120 ml water. C case 90 ml 0.1 molar NaCl plus 120 ml 0.2 molar KNO3। देख ये तीन केसेस मैंने बनाए हैं। फर्स्ट NaCl तो दो को मिक्स कर रहे हैं, दोनों सेम सॉल्यूशन है। सो M1.1 V1 90 ml M2.2 V2 120 ml V1 plus V2 इस फॉर्मूले से आ गया। 90 ml NaCl 120 ml वाटर, तो वाटर में मोलारिटी 0 है, सेम फॉर्मूला, ये डाइल्यूशन है तो यहाँ पे M2 को 0 लेगा, ऊपर सिर्फ M1v1 अपॉन V1 प्लस V2, ये डाइल्यूशन के लिए हो गया। तो जब डाइल्यूट कब होता है, जब सिर्फ पानी ऐड कर, क्लियर? अब थर्ड केस NaCl KNO3 तो अलग अलग सब्सटेंस है, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो NaCl, इसमें तो NaCl नहीं है, इस NaCl को तो सिर्फ ये दिखेगा कि पानी मेरे पास आ रहा है। देखो इसमें NaCl है, इसमें हमारे पास अल्कोहल है, क्लियर? मैं जब इसमें NaCl को अल्कोहल में मिलाऊंगा तो अल्कोहल का तो डाइल्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर है वो भी इसमें आ रहा है, NaCl को तो अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है। और इसमें जो NaCl का कंसंट्रेशन है मोल्स पर लीटर है, उसमें ये वाला वाटर डिसॉल्व हो गया तो वो भी डाइल्यूट हो गया। तो ये भी केस डाइल्यूशन का हो गया, क्योंकि दो सेम सॉल्यूट नहीं है। इसको तो सिर्फ ये दिखेगा KNO3 से कोई लेना देना नहीं, 120 ml सॉल्यूशन है पानी, तो इसका आप क्या होगा M1v1 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। इसका क्या होगा कंसंट्रेशन फाइनल M2v2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ में आया? डाइल्यूशन मतलब दूसरे सब्सटेंस को जो ऐड किया है उसमें हमारे पास सेम सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। इज दैट ओके? आप Yes. आखिरी वाला केस एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा वाला केस? सी। मैं कैलकुलेट करके बताया। फाइनल मोलारिटी ऑफ NaCl, फाइनल मोल्स ऑफ NaCl अपॉन फाइनल वॉल्यूम। NaCl के मोल्स वॉल्यूम इनटू मोलारिटी 90 इनटू 0.1। इसमें NaCl है क्या? नहीं है, तो उसमें मैं ऐड नहीं करूंगा, 0 कर दूंगा। टोटल वॉल्यूम 90, टोटल वॉल्यूम ईयर 120, ये आ गया आंसर NaCl की फाइनल मोलारिटी। अभी क्लियर? ओके सर, यस सर। इसका निकालना है तो ऊपर 90 into 1 की जगह 120 into 0.2 प्लस 0
अपॉन 120 प्लस 90। Yes, sir. चले हम आगे। सर आपने डायल्यूशन ये सब एक्सप्लेन किया था क्या? इसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन का कुछ भी नहीं है, मतलब कि मैं अलग से हेडिंग में बताऊं। मिक्सिंग, डाइल्यूशन, एम एवरेज बता रखा है कि मैंने फॉर्मूला। यस सर। तो तुम देखोगे तीनों केस में मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने इस फॉर्मूले के अलावा कुछ अलग यूज नहीं किया है। सो देयर इज नथिंग लाइक डाइल्यूशन, मिक्सिंग, मतलब सब कुछ सेम ही है। सिर्फ इतना पता लगना चाहिए इसमें सेकंड सॉल्यूट नहीं है तो ये जीरो, तो उसी को डाइल्यूशन बोल देते हैं, खत्म। सो देयर इज नथिंग स्पेशल इन डाइल्यूशन कि मुझे अलग से पढ़ाने की भी जरूरत पड़े, राइट? यस सर। 9 क्वेश्चन जेई एडवांस 2016, सभी पढ़ लेना, जिनने सॉल्व नहीं किया वो भी देख लेना एक बार। The mole fraction of a solute in a solution is 0.1. So mole fraction दे रखा है 0.1. सर वो 10th Small m क्वेश्चन and capital M are given same. Density is given 2 gram per ml. Find molar weight of solute upon molar weight of solvent. ये क्वेश्चन है, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्वेंट। चलो हमने एज्यूम किया सोल्यूट के 0.1 मोल है, ठीक है? हमें कुछ भी सॉलिड सॉल्वेंट नहीं दिया है ना इसमें, क्या है? नहीं, वाटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, हमें नहीं पता सॉलिड क्या है सॉल्वेंट क्या है। सो एज्यूम करो 0.1 मोल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 0.9 मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या हमें इतना समझ में आता है क्या? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.1, तो सॉल्वेंट के मोल्स 0.9, दोनों का मिला के 1 होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द टोटल, तो टोटल 1, तो ये 0.9। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स मोलार वेट। सॉल्वेंट का मोलार वेट m2 कंसीडर कर लिया, क्लियर? और उसको केजी में चाहिए तो बाय 1000 और कर दो। सो ऊपर ग्राम्स में, नीचे केजी में, बाय 1000। सोल्यूट का वेट बता दो कितना होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 into molar weight of solute which is m1, क्लियर? उसको भी केजी में कन्वर्ट करना है तो बाय 1000। क्या इतना हमें समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है अभी? यस सर। तुम कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हो ना क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन उस पे बेस्ड है। कैलकुलेशन वाज नॉट टफ। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, चलो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, दोनों को ऐड कर दो, 1000 एलसीएम आ गया, 0.1 m1 0.9 m2 बाय 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो, वेट बाय डेंसिटी, सो 0.1 m1 प्लस 0.9 m2 by 2 times of 1000। ये क्यों निकालो? मुझे मोलारिटी के लिए चाहिए मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और मोलारिटी के लिए चाहिए मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, इसलिए सब कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M। मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1, ये सॉल्यूट के मोल्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.9 m2 by 1000। ये तो हो गया मोलारिटी। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये हमारा आया था वेट इन केजी, क्लियर? अब हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 ग्राम पर एमएल से। चलो एक काम करो, इसको मैं हटाता हूं अभी समझने के लिए। ऊपर आ रहा है वेट इन ग्राम्स अपॉन डेंसिटी ग्राम पर एमएल, तो ये आ गया पूरा का पूरा वॉल्यूम एमएल में बाय 1000 कर लिया, सो लीटर में कन्वर्ट हो गया।
0.1 m1 plus 0.9 m2, this is the weight of solution by density, weight by density ग्राम पर ml से डिवाइड किया तो ml में वॉल्यूम by 1000, so वॉल्यूम इन लीटर. 0.1 कैंसल, 1000 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 2 को ऊपर ले जाओ, इक्वेट करो. 0.1 m1 plus 0.9 m2 equal to 2 times of 0.9, 1.8 m2. हमें चाहिए m1 by m2. सेपरेट कर लो. m1 by m2 0.9 by 0.1, 9 by 1. समझ में आ रहा है क्या किया है? मंदार, जयवर्धन, Yes, sir. Yes, sir. नाइन्थ के बाद है 10th क्वेश्चन. अच्छा, हमने 10th किया है, 9th नहीं किया है. और किसने मुझे बताया नहीं कि मैं 9th कर रहा हूँ या 10th कर रहा हूँ? सर मैंने आपको बताया था. बताओ तो सही सर, ये 9th नहीं है 10th है. तुम्हें पता चला ना 9th या 10th है, कौन सा किया है मैंने? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. सर दोनों ही डाउट थे तो फिर नहीं बोल. ठीक है. सही में कोविड जल्दी से सही हो जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा कोविड के साइड इफेक्ट. एक हमारे जो पुराने गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर, नाम पता है क्या था किसी को? आरबीआई गवर्नर जो पुराने थे. बोलो. Sir, Vimal Jalan. रघुराम राजन. उनका एक स्टेटमेंट आया था कि स्कूल बहुत जल्दी चालू करने चाहिए हमें, नहीं तो हमारे सामने ऐसी पीढ़ी होगी जो कम समझ वाली होगी. क्वेश्चन 10th बोल के 9th बोल के 10th कर रहा हूँ, किसी का कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं. ऐसा ना हो वो बातें सही हो जाए. पता चला कोविड 5-6 साल चला, उसमें तुम्हारा ग्रेजुएशन भी हो गया, सब हो गया. ओके. Ninth question. A compound H2X with molar weight 80 gram is dissolved in a solvent having density this. मोलारिटी दे रखा है 3.2 मोल, 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है. Assuming no change in the volume upon dissolution, मतलब जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है. सो 1 लीटर सॉल्यूशन और 1 लीटर सॉल्वेंट, ये हमें दे रखा है नो चेंज इन वॉल्यूम, जो हमने इसके मोल्स को डिसॉल्व किया है. ठीक है. स्मॉल एम हमें निकालना है. सो 1 लीटर सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, हमें compound H2X with molar weight 80 gram is dissolved in a solvent having density this, assuming no change in the volume. नहीं, मैंने गलत नहीं तो 1 लीटर सॉल्वेंट किया, इसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इतने ग्राम सॉल्वेंट के आ गए हमारे पास. सो मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.4 kg. सो 8 आंसर दे रखा है. Yes, sir. Molarity 3.2 mole per liter. There is no change in the volume of solute and solvent, solution and solvent on dissolution of solute. So उतना ही volume solvent का. 1 liter means 1000 ml.
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दिया, ये ml में, ये ग्राम पर ml में डेंसिटी गिवन इन द क्वेश्चन, सो इतने ग्राम सॉल्वेंट आ गया। कितने ग्राम आया? 400 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट किया। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन रेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आया समझ में? यस सर। मुग्धा, मनोली, नमिशा? Yes, sir. चलो इसके बाद क्वेश्चन था ट्वेल्थ। ओम का मैसेज है, सर आप इतने शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मुझे 2 पेज लग जाते हैं जे एडवांस के। देखो क्या है, क्वेश्चन शॉर्ट में नो डाउट, अभी तुम डे 1 पे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि तुम 2 पेज लगा रहे हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। मैटर अभी ये करता है हम कितना इनपुट दे रहे हैं, बट धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो टाइम के साथ हमें पता चलते जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। जितने अच्छे से हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाएंगे उतना फास्ट हम उसे कर पाते हैं, और ये एक दिन में नहीं आता है, प्रैक्टिस पे ही आता है। जैसे ये क्वेश्चन तुमने घर पे किया होगा, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मतलब एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लिया, 3 स्टेप में आंसर आया। तुमने घर पे किया होगा, हो सकता है आधे लोगों से ना बनाओ, आधे लोगों को बहुत टाइम या पेजेस लग गए, 1-2 पेजेस लग गए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने जब मैंने बताया, मेरा सॉल्यूशन देखा, फिर वापस इसको एक बार ट्राई करो। मतलब हम लेक्चर में टीचर को जितना ज्यादा सुनेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा मतलब ये समझ में आते जाएगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर क्रिएट होते जाएगा। अच्छा, ऐसे सोचा जाता है इन चीजों को। और ये एग्जाम नीट हो चाहे जेई हो, दे आर नॉट इजी एग्जाम, ये तो पक्का है। हमारे फुल मार्क्स तो नहीं आ रहे किसी भी कंडीशन में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा हमारे पास स्कोर इंप्रूव करने का। तो चीजें दैट आर नॉट मच इजी, लाइक 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, थोड़ा चीजें तो टफ हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ पता लगती जाएंगी। ट्वेल्थ, अब दे रखा है मोल फ्रैक्शन 0.05 यूरिया in 1 mole